हेलो एवरीवन, क्लास 8 के सारे स्टूडेंट सबका स्वागत है। हर्ष बार से हो। चैप्टर 1 हमने ख़त्म कर दिया। चैप्टर 2 जिसका नाम है ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1757 से लेकर 1857, मतलब इन 100 सालों के अंदर अंदर इस सालों ने क्या किया इंडिया में वो बात है। पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, हिस्ट्री बन जाएगी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 3 में पूरा चैप्टर ख़त्म करता जाएंगे। सो ये जो नई टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। मेरी एप्लीकेशन है हर्ष पारस, उसमें ये पूरा कोर्स होगा ही अवेलेबल। आप जाकर एकदम चीप कॉस्ट में आप खरीद सकते हैं वहाँ से, और विदाउट एड विदाउट इंटरप्शन वहाँ आप पढ़ सकते हैं पूरा। सो हाँ, चलो चलते हैं। पहले चैप्टर का कुछ यहाँ पे रिकैप है, देख लेते हैं कि बैटल प्लासी की लड़ाई जो हुई उसमें ब्रिटिशर ने मीर जाफ़र को हटा दिया था, फिर मीर कासिम को नवाब बना दिया था। पर मीर कासिम जब रूल कर रहे थे ना, तब ब्रिटिशर ने रेसिस्टेड हिम फॉर कंडक्टिंग टैक्स फ्री प्राइवेट ट्रेड इन इंडिया। उसके ऊपर ज़्यादा ही दबाव डाला कि हम ब्रिटिश इस पूरे बंगाल में रूल करना चाहते हैं, और जितना भी बंगाल का रेवेन्यू आता है, टैक्स आता है, वो हम में जमा हो, और हम यहाँ जितना भी ट्रेड करें, बिजनेस करें, वो हमें टैक्स फ्री कर दो, हमें टैक्स ना चुकाना पड़े। ये दबाव डाला मीर कासिम के ऊपर। सो ब्रिटिश फोर्ट वॉर अगेंस्ट हिम, और मीर कासिम माने नहीं वो, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई हुई और उसमें ब्रिटिश जीत गए। जो बैटल बक्सर हुई उसमें ब्रिटिश जीत गए। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव आया था, उन्होंने नवाब अवध के साथ और मुगल एम्पायर उस समय पे जो था शाह आलम, उन दोनों के साथ एक ट्रीटी, एक दस्तावेज साइन किया। वो क्या था, उसके अकॉर्डिंग नवाब अवध के जो नवाब थे उससे वो एग्री हो गए कि हर साल हम 50 लाख रुपए देंगे कंपनी को, ताकि कंपनी हमें आराम से जीने दे। और कंपनी ने एनुअल अमाउंट 26 लाख मुगल एम्पायर को, शाह आलम 2 को देना अग्री किया। इसके पास 50 लाख लेंगे, शाह आलम को वो 26 लाख कंपनी देगी, मतलब बीच का 25 लाख का मुनाफा कंपनी का खुद का। ये ऐसे चलते हैं साले। रिटर्न में दीवानी पावर, मतलब सिविल पावर, मतलब दीवानी राइट्स मिले किसको, कंपनी को। किसके किसके मिले, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। मतलब दीवानी राइट्स में क्या होता है, मैंने चैप्टर 1 में समझाया। जो भी पब्लिक टैक्स भरती है वो टैक्स कलेक्शन का राइट, पावर कंपनी को मिल गया। अगस्त 12 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी को सिविल पावर बंगाल के दे दिए गए। किसने दिए, मुगल एम्पायर ने। ब्रिटिश ने अपना पॉलिटिकल पावर इंडिया में जमाना शुरू कर दिया। ये थोड़ा थोड़ा हमने चैप्टर 1 में देख लिया था। अब यहां से परमानेंट सेटलमेंट की बात है। ये है कॉर्नवालिस, पॉपकॉर्न का बड़ा भाई और किसी का छोटा भाई होगा, जाने ममरे का। 1793 की बात करें, जब कॉर्नवालिस वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, मतलब पूरे इंडिया में ब्रिटिश रूल का हेड, उसने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करवाई। मतलब होता क्या है परमानेंट सेटलमेंट, देख लेते हैं। देखो, लैंडलॉर्ड जो है, जिसकी जमीन है पूरी, उसे राइट दिया जाता है उसकी लैंड के ऊपर एंड लैंड रेवेन्यू के ऊपर, कि भाई आप टैक्स कलेक्ट करो, आपकी खुद की लैंड है, उसके ऊपर के टैक्स के राइट आपके हैं, ठीक है। बट ही हैड टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। पर आपकी जमीन है, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके मालिक हैं, आपको कंपनी का एजेंट बनना है। और टैक्स कलेक्ट करने के बाद कंपनी जितना टैक्स डिसाइड करती है उतना टैक्स यू हैव टू पे टू द कंपनी। दूसरी चीज, द लैंडलॉर्ड हैड टू डिपॉजिट 9 आउट ऑफ 10 पार्ट्स ऑफ द लैंड। लैंड की जितनी भी रेवेन्यू होती है जनरेट, जितना भी टैक्स जनरेट होता है, उसमें से 10 पार्ट करना है, 9 पार्ट कंपनी को दे देना है, और 1 पार्ट रेम्यूनरेशन, मतलब अपने हिस्से का, अपनी कमाई का रख लेना है। 10 पार्ट में से 9 पार्ट कंपनी ले जाती है। कितनी ग्रीडी लुच्ची है ये, देखो। ये जो मेथड है, इस मेथड ने फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर दिया, मतलब कि खत्म कर दिया। बिकॉज दे हैड टू गिव द फिक्स्ड रेवेन्यू टू द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड जिसकी जमीन है उसे फिक्स रेवेन्यू दे देनी पड़ती थी। फिक्स रेवेन्यू में क्या लफड़ा क्या होता है पता है? उतना प्रोडक्शन लैंड, मतलब जमीन, मतलब खेती में से हुआ नहीं,
प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, बारिश हो गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, फिर भी जितने फिक्स अमाउंट है टैक्स की वो उस लैंडलॉर्ड को दे देनी है। इसमें फार्मर का क्या हाल होगा, खत्म ही हो जाएंगे। लैंडलॉर्ड एनी हाउ कलेक्टेड, लैंडलॉर्ड कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद मार के, कुछ भी करके टैक्स कलेक्ट करते थे और उसे ऑप्रेस करते थे, उसके ऊपर अत्याचार करते थे फार्मर्स के ऊपर, लैंडलॉर्ड्स। द लैंडलॉर्ड हैड टू डिपॉजिट फिक्स अमाउंट, क्योंकि लैंडलॉर्ड को भी अपने और ब्रिटिश के बीच का कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फिक्स अमाउंट कंपनी को, ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ती थी। However, the permanent settlement was in favor of the landlord. फिर भी परमानेंट सेटलमेंट की जो ये सिस्टम थी ना, वो लैंडलॉर्ड के फेवर में थी। इनिशियली द लैंडलॉर्ड्स हैड टू पे, पहले क्या होता था कि रेवेन्यू की जो फिक्स अमाउंट है वो उसे कंपनी को दे देनी पड़ती थी। लैंड ऑफ दोज हु कुड नॉट पे द रेवेन्यू, जो इसकी जमीन है वो यदि रेवेन्यू पे नहीं कर पाए, वाज कॉन्फिस्केटेड, मतलब उसकी जमीन को जब्त कर ली जाती थी। बट लेटर द लैंडलॉर्ड स्टार्टेड बाइंग द लैंड्स, पर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे लैंडलॉर्ड खुद अलग अलग कई सारी जमीन को खरीदते गए फार्मर के पास। जो अभी तक कंपनी के एजेंट थे वो रियल सेंस में लैंडलॉर्ड बन गए, जमीन खरीद के। गवर्नमेंट वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्रेस ऑफ, गवर्नमेंट को क्या यार, उसे कहाँ इंटरेस्ट होगा कि फार्मर्स आगे बढ़े, उसे तो ये इंटरेस्ट होगा कि हमारा फायदा होना चाहिए, हमारा फायदा होना है तो ही बात आगे बढ़ी। उसका रिजल्ट आया, देयर वर मैनी रिवोल्ट्स हुए फार्मर्स के कंपनी के अगेंस्ट बंगाल में। बंगाल जो कि एक समय पे अन्न भंडार माना जाता था, मतलब ग्रेनरी, द स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स, एक समय बंगाल के पास बहुत ही सारा अन्न मतलब ग्रेन था, वो पूरा इम्पोविस्ड, मतलब पूर हो गया बंगाल, वही बंगाल खत्म हो गया। ये परमानेंट सेटल पद्धति ने, सिस्टम ने बंगाल को रूइन, खत्म कर दिया। ऐसी समझ बात। नेक्स्ट पॉइंट है रियोतवारी सिस्टम। क्या है रियोतवारी सिस्टम? अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब 1801 से 1810 तक की बात होगी है, ठीक है, 1820 की बात है, देखो एग्जैक्ट ईयर भी है। द रियोतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया मुंबई और मेड्रास, चेन्नई में। इंट्रोड्यूस करने वाला, एक मार्क का सवाल आ सकता है, ये खोपड़ी खोल के दिमाग में डाल दो। हु इंट्रोड्यूस रियोतवारी सिस्टम? हु इंट्रोड्यूस रियोतवारी सिस्टम? थॉमस मुनरो ने ये सिस्टम एस्टेब्लिश करी। उस समय पे ही वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास के वो गवर्नर थे। ये सिस्टम में क्या था, टीलर ऑफ द लैंड, मतलब जिस खेती की जमीन में जो खेती करने वाला खेती करता है, जमीन उसकी मालिकी, उसकी ओनरशिप की हो जाएगी। यही would become the owner of the land. The farmer had to pay the land revenue, पर उसे उस जमीन के टैक्स तो भरना ही पड़ता है एज पर द कंडीशन ऑफ, तो गवर्नमेंट ने जो कंडीशन तय करी है उसके हिसाब से। दिस प्रैक्टिस डिड नॉट हैव एनी बेनिफिट इन द लैंड ओनरशिप बिकॉज ऑफ दिस रीजंस, पर वो लैंड का ओनर भी बन गया फार्मर, फिर भी उस फार्मर को उस जमीन से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि फॉलोइंग रीजंस। पहले, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, ये गवर्नमेंट के ब्रिटिश लोगों ने इतनी रेवेन्यू, इतना टैक्स डाल दिया कि इससे तो अच्छा है कि जमीन हमारी ना हो। दूसरा, गवर्नमेंट हैड टू राइट, गवर्नमेंट के पास वो राइट था क्या, कि वो कभी भी लैंड रेवेन्यू, लैंड का टैक्स, प्रोड्यूस चीजों का टैक्स कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी, ये राइट था उसका। वेदर द क्रॉप फेल और डेस्ट्रॉयड, यदि क्रॉप ऐसे मतलब जो भी उगा है उसमें से प्रोडक्शन हो या ना हो, क्रॉप रहे या डिस्ट्रॉय हो जाए। रियत मतलब रैयत मतलब फार्मर्स, प्रजा, पीपल हैड टू पे द लैंड रेवेन्यू, उससे कैसे भी करके लैंड की रेवेन्यू भरनी ही पड़ेगी चाचा। फिर है तीसरी, माहलवारी सिस्टम। क्या है माहलवारी सिस्टम? मालवाड़ी सिस्टम क्या होता है, वॉज इम्प्लीमेंटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस, मतलब नॉर्थ वेस्ट के एरियाज में ये लागू हुई। सम रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया के कुछ एरियाज में भी लागू हुई। ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था होल्ट मैकेंजी, क्या नाम था, किन्होंने, ये सवाल आ सकता है, हु इंट्रोड्यूस माहलवारी सिस्टम? होल्ट मैकेंजी, ठीक है।
1822 में। महाल का मतलब क्या होता है? आप सुनो, महाल हमारी जो सिस्टम है ना, उसमें महाल का मतलब होता है एक विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेज, एक गांव या फिर गांव का पूरा झुंड, उसे कहते हैं महाल। ठीक है, ब्रिटिश अपने रिकॉर्ड में महाल का ये अर्थ करते थे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, ये सिस्टम में क्या होता था? यूनाइट फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वाज नॉट फार्मर्स। इस रियोत वाली सिस्टम में क्या होता था कि फार्मर की जमीन के ऊपर रेवेन्यू का टैक्स लगता था। इसमें कोई लैंड के ऊपर, कोई फार्मर के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। इसमें महाल मतलब पूरे गांव के ऊपर टैक्स लगता है, या फिर गांव का पूरा जो झुंड है, ग्रुप ऑफ जो विलेजेस है, उसके ऊपर पूरा टैक्स लगेगा। ठीक है, देखो, फार्मर्स बट द एंटायर विलेज और इट्स कलेक्टिव लैंड। इन दिस मेथड लैंड रेवेन्यू वाज डिटरमाइंड। लैंड रेवेन्यू कैसे तय करी जाती है? डिटरमाइन करना मतलब तय करना, कि इतनी रेवेन्यू, इतना टैक्स आपको भरना है। वो कैसे तय करा जाता था? बाय सर्वेइंग द विलेज। पूरा सर्वे करते थे ब्रिटिशर्स विलेज को कि कितनी लैंड है, कितना प्रोडक्शन आ सकता है, वो सर्वे करते थे। एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द इनकम ऑफ द फार्म। फार्म में से कितनी इनकम होगी, फार्म प्रोड्यूस मतलब जो चीज़ें उगती है उसमें से कितनी इनकम होती है, वो सारा सर्वे करके वो गांव के ऊपर टैक्स थोपते थे। हेंस इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है महालवारी मेथड, महालवारी सिस्टम। महल मतलब एक गांव या फिर गांव का झुंड, उन सब पूरे झुंड को या फिर पूरे गांव को कलेक्टिवली एक साथ मिलकर, एक साथ जुटकर टैक्स भरना है। इसीलिए इस सिस्टम को कहते हैं महालवारी मेथड। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू वाज असाइन्ड टू द विलेज के हेडमैन, मतलब जो सरपंच है उसके ऊपर ये जिम्मेवारी थोप दी जाती थी कि आपको फार्मर से टैक्स कलेक्ट करके हमें देना है। ब्रिटिश मेड बेसिक चेंजेस इन द ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, जो हमारी थी पुरानी, उसमें कई सारे चेंज कर दिए। उसका रिजल्ट ये आया कि गांव की जो स्टेबिलिटी थी, गांव जो स्टेबल था, गांव की जो ऑटोनोमी मतलब सेल्फ रिलायंट जो गांव था, खुद की सारी चीज़ें वो प्रोड्यूस करके खुद ही चलता था, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। एंड कॉन्टिन्यूटी जो गांव की थी, जो कॉन्टिन्यूसली गांव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वो सब शटर्ड मतलब तितर बितर हो गया, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा गांव का। इस ब्रिटिशर ने हमारे इंडियन गांव को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, सो यहाँ तक का हमने पढ़ लिया पार्ट 1 जो है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें परमानेंट सेटलमेंट, रियोतवारी सिस्टम एंड महालवारी सिस्टम, तीनों को हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी यहाँ की जो फार्मिंग जो पोजीशन थी उस समय के, उसमें हम जाएंगे। ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।